आज की जो क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की जून 2022 में। और यूनिट नंबर सेकंड से यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर सेकंड में मैंने आप लोगों को समाजशास्त्रीय अवधारणा के बारे में बता चुका हूँ। कुछ समाज शास्त्र में अध्ययन के उपागम था, मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मानव अधिकार को लेकर, जिसमें व्यक्तित्व भी दिया गया है, वृद्धि और विकास दिया गया है। कुछ विद्वान है फेमस मनोविज्ञान के, उनके थ्योरीज इसमें मेंशन की गई हैं, उस पर आधारित है ये प्रश्न। जून जो है अभी दिसंबर 2021 में जो प्रश्न बनाए गए थे वो व्यक्तित्व से भी प्रश्न बनाए गए थे। कुछ मनोवैज्ञानिक यानी विद्वान पर आधारित कुछ सिद्धांत थे, उस पर भी प्रश्न बनाए गए थे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, चलिए करिए आप लोग कि व्यक्तित्व का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या शारीरिक, मानसिक, नैतिक या ये सभी? ऑप्शन आप बताइए जरा मुझे। सभी होगा, सभी आएंगे। चलिए, यहाँ पर पहले में आप लोगों ने कहा कि जो व्यक्तित्व का संबंध है वो कहीं ना कहीं शारीरिक से भी है, मानसिक से भी है, नैतिक से। अगर मैं नैतिक की बजाय अगर एक और ऑप्शन बना देता हूँ, मान लीजिए नैतिक ना देकर सामाजिक बोल दूँ, तो क्या सामाजिक सही रहेगा? हाँ, तो मैंने हाँ, यह आपका सामाजिक, भाषाई, ठीक है, भाषाई, ये सारा नैतिकता, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तक भी व्यक्तित्व के संबंध में निहित है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का जिन बच्चों ने चुनाव किया है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्तित्व का संबंध, सॉरी, व्यक्तित्व का सिद्धांत मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र का मतलब होता है सब एरिया, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में शामिल होता है। जरा बताइए, शोध होगा कि सिद्धांत होगा कि मूल्यांकन होगा कि सभी होगा? क्वेश्चन नंबर 2, सभी होगा। व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, उस व्यक्तित्व के सिद्धांत में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है उसमें कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व को संबंध में शामिल किया गया है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो जाहिर सी बात हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति में कितना सुधार आया है, कितना सुधार नहीं आया है, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है, और सुधार किया कैसे जाएगा। उसके लिए टेक्निक, सिद्धांत, शोध, मनोसामाजिक अध्ययन, निदान, उपचार, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जो है संचालित होती है। आपने सही जवाब दिया है कि महत्वपूर्ण उपक्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सभी की सभी सही है। यहाँ तक कि अगर टेक्निक लिखा रहेगा वो भी सही रहेगा, यहाँ तक कि अगर उपकरण लिखा रहेगा किसी ऑप्शन में वो भी सही माना जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। सिद्धांत तो ऑलरेडी मेंशन किया है ना, तो प्रिंसिपल भी आपका सही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो आपने डी बताया है, बहुत बढ़िया बताया है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व के संबंधित स्वयं संगठित, अस्थाई और व्यक्तिपरक ज्ञात सत्ता का वर्णन किसने किया है? देखिए यहाँ पे स्वसंगठित, अस्थाई, व्यक्तिपरक, ज्ञात सत्ता का वर्णन बताइए जरा। व्यक्तित्व में किस विद्वान ने इसके बारे में परिचर्चा करने की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल रोजर्स। ओके, और भी लोग अपने विचारों को व्यक्त करें। कार्ल रोजर्स, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कार्ल रोजर्स का जवाब बता रहे हैं तो कार्ल रोजर्स एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया था। पता है आप लोगों का, वो जो स्व सिद्धांत है वही है स्वसंगठित। और आपको मैं बता दूं, ये जो स्वसंगठित या स्व सिद्धांत है यही रिप्रेजेंट करता है सेवार्थी केंद्रित उपचार या उपचार्थी सेवार्थी या उपचार। यहाँ पे एक प्रकार से ना एक थेरेपी है, इसको बोला जाता है उपचार्थी बोला जाता है किसको? सेवार्थी को, ठीक है। और केंद्रित जो होगा थेरेपी, केंद्रित थेरेपी, ये जो दी गई थी कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई थी, जो मैंने अभी बताया आपको। सेवार्थी केंद्रित उपचार कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई थी, और ये व्यक्ति के महत्व पर अधिक बल देती थी, जो भविष्य का निर्धारण स्वयं करता था। और इसी पर आधारित 2 ऐसे महत्वपूर्ण आधार थे कार्ल रोजर्स का, उसका नाम नोट कर लीजिएगा। 2 आधार, जीव और स्वयं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपने सही चुना है कार्ल रोजर्स का।
अब्राहम मैस्लो के बारे में आप सबको पता होगा। मानवतावादी का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, बताइए। अब्राहम मैस्लो ने। सिगमंड फ्राइड आपको मालूम होगा, इसने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणात्मक। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप बताइए, क्या मुझे आप लोग बताइए कि स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने, वेरी गुड। और एरिक एरिक्सन का सिद्धांत का नाम बता दीजिए। साइकोसोशल थ्योरी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी भी सीखी है। नहीं 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 नहीं, आप गलत चले गए। एरिक एरिक्सन को साइकोसोशल जो थ्योरी है वो एरिक एरिक्सन की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वो आपकी बीएफ स्किनर की है। हाँ सर, स्किनर की है, सॉरी। ठीक है ना, वो बीएफ स्किनर की है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे में और भी आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या किस विद्वान ने किया? देखिए, प्रश्न है सरल, बताना है आपको जवाब। ओके, अब्राहम मैस्लो का जवाब आ रहा है लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों का। चलिए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। शायद हम लोग जो कल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर इसका नाम नहीं आया था, है ना, है कि नहीं? हाँ, अब्राहम मैस्लो, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसका जो था मानवतावादी सिद्धांत, इसी को कहा गया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या बोलेंगे आप? अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत भी बोलेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो आप कह लीजिए कि मैस्लो पिरामिड, या आप कह लीजिए मैस्लो पिरामिड। इसकी सबसे ज्यादा फेमस किताब थी। हालांकि अभी तक यूजीसी में किताब को लेकर इसके नहीं पूछा गया है। हो सकता है जून 2022 में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, सन 1954। नोट करिएगा और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिपीट करना सर। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और कारण यही है कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बोला गया था। आवश्यकता का, जी मैम, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत बोला जाता था। इसके 5 स्तर थे। मैं आपको नाम लिख देता हूं, नोट भी करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नंबर 1 इसका जो था वो था इसका मनोदैहिक आवश्यकता। पहला मनोदैहिक, और पता वो इस तरीके से बना होता था, पिरामिड। इसीलिए तो इसको पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड ऐसे बना होता है, पिरामिड। तो ये जो पहला था वो था मनोदैहिक, मनोदैहिक था पिरामिड वाला। लिख रहे हैं आप सभी लोग? क्या बताएं जरा एक बार, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बढ़िया। और जो दूसरा, अच्छा, इसी में मनोदैहिक में पता क्या क्या आती है? वो आती है भूख, प्यास, सोना, ठीक है। याद करिएगा आप सभी लोग, जब कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है, कहता है कि शारीरिक जरूरतें वाली कौन सी है आवश्यकता, जिसमें ऑप्शन में लिख देता है कि भाई भूख, प्यास, सोना, फिर लिख देगा दूसरे ऑप्शन में नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, फिर लिख देगा दोस्ती, परिवार, फिर लिख देगा आपको जो है यहाँ पे भेदभाव। ऐसे 4-5 ऑप्शन बनाता है। जो शारीरिक जरूरतें वाला होता है वो भूख, प्यास, सोना होता है। दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है आपका सुरक्षा की जरूरत। सुरक्षा की जरूरत में नौकरी आती है, शारीरिक आता है, और संसाधन आता है, और स्वास्थ्य आता है, प्रॉपर्टी आती है। ये रक्षा और सुरक्षा की जरूरतें होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आता है तदात्मिकता का संबंध। तदात्मिकता का संबंध होता है, मतलब आप ये कह लीजिए प्रेम भाव स्नेह का आता है, ठीक है। तो जीवन साथी, परिवार, दोस्ती वगैरह का आता है यहाँ पे, है ना, तदात्मिकता का, या आप कह लीजिए संबंध का आवश्यकता। और उसके बाद आता है नंबर 4 पे आत्मसम्मान की। हालांकि आत्मसम्मान तो ऑप्शन में आता है, परंतु कभी प्रश्न नहीं आया आत्मसम्मान से, है ना, इस पे आधारित। लेकिन जो लास्ट वाला है ये कई बार प्रश्न लेकर आया है, एक बार नहीं कई बार लेकर आया है। इसको कहा गया आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि। और इसी को बोला जाता है स्व प्रत्यक्षीकरण, स्व प्रत्यक्षीकरण। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एक मिनट, मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। एक हमने बताया है
आत्मसिद्धि को लेकर, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। समस्या समाधान और रचनात्मक एक्टिविटी और भेदभाव से परे और तथ्यों को स्वीकार करना, ऐसी बातें अगर हमें देखने को मिलता है तो ये 5वें स्टेप में देखने को मिलता है, अब्राहम मैस्लो के 5वें स्टेप में। ओके, ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, कोई तो नहीं है अभी स्क्रीन पर ज्वाइन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है, हाँ, तो आगे बढ़े। आप बता दीजिए अगला एक बार आप लोग। सर आपने पहला मनोदैहिक बताया जी, उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारा सुरक्षा या रक्षा। सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मस्थिति। हाँ, नहीं, तीसरा है तदात्मिकता का संबंध, तदात्मिकता। हाँ, तदात्मिकता होगी, है ना, ये आपका था जी। फिर बुक किस ईयर में आई थी? 1954 में मैम, ठीक है सर। 1954 में। चलिए, इतनी बातें आप लोग जो है इससे संबंधित ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार लेकर आता भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। कहता है मानव व्यक्तित्व का मुख्य मूलभूत परिकल्पना किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखो, व्यक्तित्व का मुख्य जो है मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी परिकल्पना, किस विद्वान ने दिया है मानव व्यक्तित्व की? फ्रॉइड। अच्छा, ओके, और भी बताइए अपने व्यक्तित्व, अपने जो है विचारों को व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, सही अभी आपने बताया है सिगमंड फ्रायड। आपने अगर बोला है सिगमंड फ्रायड का नाम तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि मानव व्यक्तित्व का मुख्य जो बुनियादी परिकल्पना है वो जाना जाता है सिगमंड फ्रायड को। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया है, नाम लेकर बताइएगा। 5। वेरी गुड। अब आप नाम बताएं कोई एक व्यक्ति कि 5 कौन कौन से हैं। मुख, गुदा, शेष, काम और जनांग। वेरी गुड, शाबाश। याद रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो मुखा अवस्था होती है, गुदा अवस्था होती है, सहसव अवस्था होता है, काम प्रसूति की अवस्था जिसको हम लैंगिक अवस्था भी कहते हैं, फैलिक स्टेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है, आप कितनी अवस्थाएं हैं? 4। फोर्थ में तो सुसुप्त अवस्था आती है ना। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, नोट करिए, फिर से बताता हूँ। एक आती है मुखावस्था, दूसरा आपका आता है गुदावस्था, तीसरा आपकी आती है जो फैलिक स्टेज, ठीक है, लैंगिक स्टेज, और चौथा जो होता है वो आपकी सुसुप्तावस्था होती है जिसको आप बोलते हो काम प्रसूति अवस्था, और 5वां जो होता है वो जनेंद्रिय अवस्था होती है। वेरी गुड, आपने भी सही बताया था, वो आपके शब्दों के अकॉर्डिंग था, वो आपका भी सही था और ये भी सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है। और ये 5 अवस्थाएं आप ध्यान रखिएगा सिगमंड फ्रायड का है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम चुनाव करें तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रायड के सिद्धांत में शामिल नहीं है, बताइए। अच्छा आप लोग जी, अगर यूजीसी में ऐसे प्रश्न आने लगे, है ना, जिस तरीके से अभी हम लोग यूनिट 2 पे चल रहे हैं, और हालांकि जितने यूनिट आप पढ़ेंगे उतने यूनिट में आपको समझ भी आएगा, तो अभी आपको समझ आ रहा है कि भाई हाँ ऐसे प्रश्न अगर बन जाएंगे तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और देखिए मुखावस्था पता है, काम प्रसूति अवस्था पता है, सहस्वावस्था पता है। अच्छा, सहस्वावस्था का नाम ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसी को फैलिक स्टेज बोलते हैं। इसी अवस्था में 2 ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि, है ना, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट है, ये शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल है। अब आप सोचिएगा मत कभी कि सहस्वावस्था कहाँ पे मिल गया, फैलिक स्टेज को ही सहस्वावस्था कहा गया है ना, इसी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए जरा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण क्या जी? अगर मैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिबिडी नल स्टेज के नाम से जाना जाता है, ये किसी ने बोला है अभी, करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया। मैडम रूपम मैम, आत्मविश्लेषण का सिद्धांत अवस्था नहीं कही जाएगी, आत्मविश्लेषण गलत है। यहाँ पे सही जवाब होगा लिबिडिनल स्टेशन। का सिद्धांत कौन सा है?
देखो, आत्म विश्लेषण नहीं, विश्लेषण का अगर सिद्धांत होता तो आप कह सकते थे कि वर्ण का नाम आता है वहां पे विश्लेषण के सिद्धांत में, ठीक है, वर्ण का नाम देखने को मिलता है। लेकिन आत्म विश्लेषण का था तो आत्म विश्लेषण का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, बाकी अपनी विशेषताओं के लेकर बताते हैं कि आत्म विश्लेषण, आत्म सिद्धि वगैरह को लेकर, आत्मबोध को लेकर वो अपने क्रिया प्रतिक्रिया में जिक्र करते हैं। लेकिन मनोविश्लेषण आएगा ना, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। आत्मविश्लेषण जो शब्द आता है वो बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं, जैसे आत्म सिद्धि को लेकर अभी आपने ऊपर देखा था अब्राहम मैस्लो में, अब्राहम मैस्लो का जो था आत्म सिद्धि को लेकर, अगर आत्म सिद्धि को अगर आप आत्म विश्लेषण की अवस्था कहेंगे तो गलत नहीं है। स्व प्रत्यक्षीकरण को अगर आप लोग सेल्फ एक्चुएलेशन को अगर आप आत्म विश्लेषण की अवस्था कहेंगे तो गलत नहीं है, करेक्ट है। तो आत्म विश्लेषण अब्राहम मैस्लो का नाम आप दे सकते हैं, ये सत्य माना जाएगा। जो लिबिडियन स्टेज है ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये सिगमंड फ्रायड का है, उसी का नाम है मनोलैंगिक। तो ऐसे ही गलती नहीं करना है, एक बार देखते ही कि हमें पढ़ देना है आत्मविश्लेषण। हाँ भाई, मुझे लगा कि मनोलैंगिक को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, ये सत्य है, इसका ये नाम है, इसमें से इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अच्छे से समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए होंगे, बताइए एक बार जरा। सर कोई लोग ज्वाइन करने के लिए मैसेज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, हाँ पूजा है, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्टिव हो। तो आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक एरिक्सन ने कहा है कि फ्रायड के विकास संबंधी विचारों को कितनी अवस्थाओं के द्वारा विस्तारित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। 8 और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एरिक्सन ने 8 नहीं है, पर 3 फ्रायड से मिलते हैं सर इनके। नहीं, यहाँ ये सवाल नहीं था, यहाँ था कि एरिक्सन ने फ्रायड के विकास संबंधी विचारों को कितनी अवस्थाओं के द्वारा विस्तारित किया है 8 फ्रायड के। तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे आप 8 ही लगाएं, ठीक है, 8 ही लगाएं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का नाम आता है, और मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो 20वीं शताब्दी के दौरान में एरिक एरिक्सन महोदय ने बताए थे। और याद रखिएगा, सन 1950 में इनकी एक किताब आई, जिस समय चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके, उस किताब में इन्होंने 8 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। एरिक एरिक्सन ने मूल रूप से सिगमंड फ्रायड के विकास को, ध्यान समझिएगा, एरिक एरिक्सन ने मूल रूप से सिगमंड फ्रायड के विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों से प्रभावित थे, और इसीलिए उसी के आधार पर इन्होंने 8 चरण जो है बताए, 8 सिद्धांत या 8 अवस्था के नाम से आप इसको जान सकते हैं। एरिक्सन का मानव विकास का चक्र कहा जाता है इसे। एरिक्सन को, इसी सिद्धांत को जीव मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, कई नाम है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके अवस्थाएं हैं, मैं एक एक करके जिक्र कर देता हूं, अगर पॉसिबल है आप लोगों को तो तीव्र गति से लिख भी सकते हैं। पहला था विश्वास बनाम अविश्वास, याद रखेंगे। दूसरा उनका था स्वायत्तता बनाम शर्म। तीसरा था पहल बनाम अपराध बोध। चौथा था परिश्रम बनाम हीनता। मैंने एक बार लास्ट टाइम में आप लोगों से जिक्र किया था, इस पे चर्चा करूंगा, आप टेंशन ना ले। और एक 5वां था पहचान बनाम पहचान भ्रांति, और एक था आत्मीयता बनाम अलगाव। इसकी मेरी एक वीडियो है, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, उसको देख लेना। और एक आपका था 7वां उत्पादकता बनाम स्थिरता, और लास्ट वाला था आपका संपूर्णता बनाम निराशा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 8 ही स्टेज थे, ठीक है, 8 ही स्टेज इसमें जो है जिक्र किए गए थे एरिक एरिक्सन के, और बहुत ही फेमस है ये 8 स्टेज। कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न लेकर आया है, पूछा भी गया है। अब आप कर लेंगे। बुक का नाम बताना। बुक का नाम चाइल्डहुड, आप याद रखिएगा, सोसाइटी, ठीक है। अब कर लेंगे आप लोग। हाँ, ध्यान रखेंगे आप लोग,
पहली अवस्था का नाम भी रखा गया था शैशवावस्था, दूसरे का बाल्यावस्था, ज्वाइन कर लो सर। ओके, दूसरे का बाल्यावस्था, जो तीसरा रखा गया था वो खेल की अवस्था था, चौथा जो था स्कूल अवस्था थी, पांचवा जो था किशोरावस्था था, छठा जो था तरुण वयस्कता अवस्था था, और सातवां मध्य वयस्कावस्था था, आठवां परिपक्वता अवस्था था। ठीक है, तो ये अवस्थाएं थी। हालांकि अब किसी सर ने अभी बोला था कि सर कुछ अवस्थाएं उससे मैच करती हैं। आपने सही बोला है। अगर मैं आपसे बोलूं शैशवावस्था का जो एरिक एरिक्सन का पहला स्टेज था, जो पहला स्टेज था वो बेसिकली सिगमंड फ्रायड के पहली अवस्था से मैच करता था, मुखावस्था से, वो मुखावस्था से मैच करता। तीर सिंह यादव समय से ज्वाइन हुआ करें, है ना? यस सर। हाँ, समय से आप ज्वाइन होंगे तो आप पूरी क्लास ले पाएंगे ना। अब आधे अधूरे से नहीं हो पाएगा। चलो ध्यान से देखो, 20 मिनट क्लास। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ सर, मगर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। नहीं, आप 8 बजे के बाद से ज्वाइन किए होंगे। 8 बजे से पहले तो मैं तो था ही आप लोगों के सामने, है ना? 8 बजे से पहले नहीं किया, 8 बजे से बाद मैंने हाँ। ज्वाइन किया सर। तो 8 बजे से आप लोगों को बता दूं, 8 बजे के बाद मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो मुझे अगर स्टूडेंट ही बताएंगे, आप ग्रुप में मैसेज छोड़ेंगे तो मुझे पता चल पाएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मैं स्क्रीन पे नहीं होता जहां पे आप लोगों को एडमिट कर पाऊँ। ठीक है, तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दें, बच्चे बता देंगे। 8 बजे के बाद अगर आप ऐसी कंडीशन करते हैं तो अवश्य करें ऐसा, कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर बताएगा। अच्छा, मैं अगर बात कर रहा था कि एक पहली अवस्था के बारे में, सुनिएगा जरा। तो एरिक एरिक्सन ने बोला था शैशवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, तो यही एक अवस्था थी पहली वाली। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास की प्रथम अवस्था से मैच करती थी ये। इसको बोला गया था मुखावस्था, जो मैच करती है। पहला एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट, जो दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको कहा गया है स्वतंत्रता वर्सेस लज्जाशीलता, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसकी आयु जो है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक एरिक्सन ने 2 से 3 वर्ष बताई है, लेकिन सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की गुदा अवस्था के समान मानी गई है। ये दूसरी अवस्था, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा जैसे एक बार प्रश्न आया हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि एक तरफ एरिक एरिक्सन की अवस्था थी, दूसरी तरफ सिगमंड फ्रायड की अवस्था थी। वो मैच करने के लिए दे दिया था। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो जब मैं करवाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आप लोगों से कि देख लो, आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी अवस्था जो अगर हम बात करते हैं तो तीसरी अवस्था एरिक एरिक्सन की थी खेल अवस्था। उसको कहते थे पहल शक्ति वर्सेस दोषिता या बनाम दोषिता। मनोसामाजिक विकास की ये तीसरी अवस्था है। और सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था, जिसको आप लोग कहते हैं लैंगिक फैलिक स्टेज, जो 4 से 6 वर्ष की आयु को बताता है, वो बेसिकली ये उससे मैच करती है। अंतर कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सिमिलर है, समानता पाई गई है इसमें। केवल इतना अंतर है कि उसने द्वंद्व की बात कर ली है, एरिक एरिक्सन ने संघर्ष की बात भी की है। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव चीजों के बारे में भी बात किया है। उसमें बात कर लेते हैं हम लोग चौथी अवस्था के बारे में। जो चौथी अवस्था है एरिक एरिक्सन की, वो है स्कूल अवस्था, जिसकी बताया गया है आयु 6 से लेकर 12 वर्ष। इसमें है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। फ्रायड ने ये जो फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था है वो अव्यक्तता से समानता मानी जाती है, अव्यक्तता से संबंधित मानी जाती है सिगमंड फ्रायड का। तो याद रखिएगा, ये चीजें हैं जो आप लोगों से देखने को मिल सकती हैं। 4 अवस्था के बारे में मैंने आप लोगों से बताया, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर के 4 सिगमंड फ्रायड, ऊपर के 4 आप लोग जो है एरिक एरिक्सन। इन दोनों विद्वानों के बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्न थे ये। क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एरिक्सन के संरचना के सिद्धांत में शामिल नहीं है? बताएं। तार्किक विश्लेषण अवस्था। तार्किक विश्लेषण हाँ। सर तार्किक विश्लेषण की अवस्था जो है ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है एरिक एरिक्सन का। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा एरिक एरिक्सन के 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था, तरुण वयस्क अवस्था, मध्य वयस्क अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। कहीं तो दिखा ही नहीं हमें तार्किक विश्लेषण की अवस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है। बहुत बढ़िया काम किया है, गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अब्राहम मैस्लो ने अपने किस सिद्धांत में किस पक्ष की चर्चा की है? देखिए बात बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अब्राहम मैस्लो का संबंधित है ये क्वेश्चन नंबर 11। तो आप जरा मुझे बताएं किससे संबंधित है।
बी ऑप्शन। मानवीय पक्ष। हाँ, अब आपको मैं बता दूं, अगर यांत्रिक पक्ष की बात करता है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नाम आता थॉर्नडाइक का। अगर याद है कल की क्लास में मैंने आप लोगों से थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में बुद्धि के प्रकार बताए थे। एक मूर्त बुद्धि था, एक अमूर्त बुद्धि था, एक सामाजिक बुद्धि था। किसी को याद आ रहा है? जो मूर्त बुद्धि था वो बेसिकली यांत्रिक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने कल बताया था, कल बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में। तो वो था इसका, अगर थॉर्नडाइक का था। मानसिक अवस्था किसी से रिप्रेजेंट नहीं करती है। चरणबद्ध विकास सोपानकी का नाम आता है। आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट गेने का नाम, जानते हो रॉबर्ट गेने का नाम? किसी ने सुना रॉबर्ट गेने? नहीं सुना? बोलिए, अगर नहीं सुना तो बताएंगे, मैं बताऊंगा ना। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। रॉबर्ट गेने का सोपानकी चरण दिया है, ठीक है। रॉबर्ट गेने की अगर हम बात करते हैं, रॉबर्ट गेने के बारे में, तो इन्होंने जो है सोपान की चरण दिया है। सोपान की चरण कितने होते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, ये 8 चरण होते हैं सोपान की भी, रॉबर्ट गेने, ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट गेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सही जवाब बताया आपने बी को। बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के मानव के स्वाभाविक इच्छाओं को क्रमबद्ध किया जाता है या क्रमबद्ध किया गया है, जो बताइए कौन सा क्रमबद्ध होना चाहिए? सभी सर। पहले तो शरीर आएगा सर, फिर शारीरिक आवश्यकता होगी सर पहले। पहले शारीरिक नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये क्रमबद्ध किया है जो है, क्रमबद्ध किया। अब यहाँ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत मत आप सोचिएगा कि इसका मतलब है क्रमबद्ध आपको लगाना है। देखिए क्रमबद्ध डैश मारता और उसके बाद 5 अवस्था देता ऊपर नीचे करके, फिर एक ऑप्शन देता A B C D D B A, ऐसे ऑप्शन है, तो वो सही माना है। यहाँ प्रश्न केवल ये कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी मैस्लो की है, बताइए। सॉरी, सभी हो जाएगा सर। हाँ ये तीनों हैं, सभी है सर। हाँ ये तीनों है, शारीरिक भी है, सुरक्षा की भी है, अपनत्व वाला जो हमने पढ़ाया था अभी ना, प्रेम स्नेह तदात्मिकता का पढ़ाया था नहीं, तदात्मिकता उसी को बोलता है अपनत्व। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। और अभी अभी शायद मैंने एक क्वेश्चन में मैंने जिक्र भी कर लिया था, सेवार्थी केंद्रित उपचार अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे आपको करना है। ये देखो प्रश्न ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न आपने यूजीसी का अगर पेपर देखा है तो आपने जरूर देखा होगा इसका नाम। ऐसा कोई प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं जो यूजीसी में ना पूछे गए हों, सारे कुछ ना कुछ मिलते जुलते आ रहे हैं सभी प्रश्न यूजीसी से। बात करते हैं आगे, कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कितने आधार पे आधारित है? सर जीव और स्वयं। जीव एवं स्वयं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसी पर आधारित है आपका ये 2 सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। स्किनर के दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान बोलते हैं। मानवतावादी विज्ञान मनोविज्ञान। मानवतावादी मनोविज्ञान, इसमें है ही नहीं मानवतावादी तो ऑप्शन में। सर व्यवहारवादी है सर। हाँ, यहाँ आपने अगर व्यवहारवादी का चुनाव किया है स्किनर, मैं आप लोगों से बोला भी हूँ, एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आते थे पहले, अभी भी आते हैं, ऐसे नहीं, कि पूछता है कि व्यवहार परिमार्जन का जो है प्रतिपादक कौन है, सिद्धांत को दिया किसने है, जो इम्प्रूव किया, तो ये इसी का नाम आता है, ठीक है। कहीं आपको अगर नाम जेबी वॉटसन वगैरह का नाम आता तो वो प्रश्न अलग बनाता है, वो स्किनर से मैच ही नहीं करता, वो जाहिर सी बात अलग हो जाएगा। हालांकि जेबी वॉटसन भी व्यवहारवाद के जनक वगैरह जब कहे जाते हैं, वो भी उन्होंने भी अपने विचारों को रखा है, व्यवहारवादों पर भी जिक्र किया है। तो मैं कहूँगा कि स्किनर का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुझे आप लोग बताइए जरा, स्किनर का जो सिद्धांत है, ठीक है, व्यवहारवादी या आप ये कह लीजिए अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज, वो किस पर था? कुत्ते बिल्ली जो है, हाँ, पुरस्कार और दंड पे थे। पुरस्कार और दंड नहीं, ऐसा तो हम ये कहते हैं कि किसी व्यवहार को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो फिर ठीक है, वहाँ पे मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि स्किनर ने जो अधिगम, जो ये सिद्धांत दिया है, वो किस पशु पर किया था, किस जानवर पर किया था, किस जीव पर किया था? हाँ, डॉग पर तो पावलोव ने किया है।
डॉग पर नहीं, वो तो पावलोव का है ना सर? हाँ, डॉग पे फॉलो किया है। सुल्तान सुल्तान चिंपैंजी। नहीं, वो तो अंतर्दृष्टि का से कोहलर ने किया, वो तो चिंपैंजी पर। फिर से नहीं पता। हाँ, चूहे पर, सफेद सफेद चूहे और इनर का कबूतर पे। कबूतर, दोनों है, दोनों सफेद चूहे पर भी है और कबूतर पे भी है। ठीक है, दोनों है। बात समझ में आई आपको? दोनों है। क्लियर हुआ? हाँ, दोनों याद रखिएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से तत्व स्किनर के सिद्धांत पे शामिल किया गया है? देखिए, अभी किसी स्टूडेंट ने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार, कार्य और कौशल तथा समाज में दंड आधारित प्रक्रिया है। देखो, इनका कहना था पुरस्कार और दंड पे बेसिकली आधारित था। आपका सही जवाब था। तो क्या आप मुझे जरा बताइए, स्किनर के पॉइंट में पहली पॉइंट सही लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 16 का हाँ सर। बिल्कुल सत्य है ये। बात करते हैं परिस्थिति की विशिष्टताओं की धारणाओं पर बल देता है, यानी जोर। हाँ सर। ये भी सत्य है। ओके। बात करते हैं पर्यावरण के पुरस्कार एवं दंड का प्रबंधन पर बल देता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। सभी हो जाए। हाँ, डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे आप जब पढ़ के करेंगे और भी लोग आपस में डिबेट करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, तो ज्ञान इससे बढ़ता है, कम नहीं होता है ना। बुद्धि नहीं बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है ना। व्यक्तित्व अध्ययन करने का सबसे प्रथम उपागम कौन सा है? देखिए, व्यक्तित्व अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोविश्लेषणात्मक होगा सर? मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ओके, और भी कोई अपने विचारों को प्रकट करे? बस, अच्छा, सभी लोग इन्हीं पे जा रहे हो क्या? हाँ, तो सर व्यवहारिक भी लग रहा है। व्यवहारवाद को आप अगर जेबी वॉटसन के बारे में अगर आप सोचते तो भाई वहाँ पे ठीक था, लेकिन ये अप्रोच है, अप्रोच व्यवहारवाद नहीं। लेकिन मनोविश्लेषणात्मक ज्यादा होगा क्योंकि व्यक्तित्व की बात हो रही है। तो देखिए, मानव प्रकृति अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे प्रथम उपागम व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए तो वो मनोविश्लेषणात्मक ही है। सही आप बता रहे हैं, वो सिगमंड फ्रायड का ही अप्रोच है सबसे पहला व्यक्तित्व के अध्ययन में, और ये करेक्ट जवाब है आपका। और इसी के आधार पे तो अगर हम देखें एरिक एरिक्सन का, एन्ना फ्रायड का, और भी विद्वान हैं जैसे कार्ल जुंग की बात करें, तो सब लोगों ने इनके बारे में इन्हीं से मोटिवेट हुए हैं, सिगमंड फ्रायड से, तब जाके इन्होंने अपने अपनी थ्योरीज को दिया है। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप पहले का चुनाव करें, और अगर जिन लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनका सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को कितने स्तरों पर बांटा है? व्यक्तित्व की संरचना। चेतन, अर्धचेतन। बहुत बढ़िया, यही आप लोग ने सही बताया है। बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, व्यक्तित्व की संरचना 5 बताने लगते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 को बताया, नाम क्या क्या बोला है, फिर से बोलिए एक बार आप लोग। एक तो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। हाँ, वेरी गुड। यही देखिए, यहाँ पे संरचना है, केवल एक ही चीज है, संरचना, ये बदल जा रहा है आपका। ठीक है, और अचेतन, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ये 3 पाए जाते हैं। फ्रायड के व्यक्ति संरचना में कौन कौन शामिल हैं? चेतन, अच्छा, ये तो 3 सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मेरा एक सवाल है, फ्री एसोसिएशन किसने दिया है? फ्री एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फ्री एसोसिएशन एना फ्रायड। नहीं, यंग सर। तो ये तो साइकोथेरेपी में नहीं है। फ्री, हाँ, साइकोथेरेपी का। ऑप्शन दीजिए ना प्लीज। हाँ, ऑप्शन लीजिए। जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, मैस्लो। हाँ, फ्रायड इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र संघ की बात किया है, ये एग्जाम में प्रश्न आया भी है यूजीसी का, और ये सिगमंड फ्रायड का भी सत्य माना गया है, और सत्य है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिगमंड फ्रायड फ्री एसोसिएशन के बारे में बात किया है। स्वप्न, ये साइकोथेरेपी में आता है ना? हाँ, ये साइकोथेरेपी का पार्ट है मैम, ये साइकोथेरेपी का पार्ट है। जब आप एक उसके साइकोथेरेपी के एक सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम फ्री एसोसिएशन में विशिष्टता में जब ध्यान देते हैं तो फ्री एसोसिएशन का प्रयोग करते हैं। सामान्य में बेसिकली भावनात्मक और मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको रखा जाता है, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको बेसिकली जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। जो विशिष्ट होता है वो थेरेपी के माध्यम से, निदान, उपचार, मूल्यांकन के माध्यम से, एसोसिएशन के बहुत सारी ऐसी टेक्निक है सोशल वर्क की, उनके माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया, आपने अगर बताया है साइकोथेरेपी।
जी। सर इसमें ना यूजीसी में एक क्वेश्चन आया था कि ये फ्रायड का है ना, इसमें 3 स्तर में से कौन सा शामिल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आंसर तो सर अर्धचेतन था। इसमें यही प्रश्न था। हाँ मतलब मनोविज्ञान में है या फिर फ्रायड में है, अर्धचेतन ऑप्शन नहीं है, ये आया था उसमें आंसर। अच्छा अच्छा, देखिए मैम, देखिए मैं बताऊँ, वो कभी कभी यूजीसी में मैं बताऊँ तो आपको कुछ प्रश्न होते हैं गलत आ जाते हैं, ठीक है। वो उसका जो जब ऑफिशियल आंसर किया आता है वो सही होता है, तो हो सकता है वो बाय मिस्टेक कर दिया हो, कुछ प्रश्न आते हैं यूजीसी में गलत। लेकिन जो व्यक्ति की संरचना है मैम, अर्धचेतन माना जाएगा, चेतन भी माना जाएगा और अचेतन भी माना जाएगा। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन माना जाएगा, ठीक है। ये शामिल है आपका, है ना, ये शामिल है। बाय द वे देखेंगे, अगर पेपर में अगर वो आता है, मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा ही करवाऊंगा, अगर वहाँ पे आपको आएगा रूपम जी तो आप मुझे याद दिलाइएगा। मिलेंगे हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें याद आती रहेंगी, भूलते थोड़ी ना हम लोग, है ना। जब करते हैं क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक पुरानी बातें भी याद आने लगती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रेजम। देखो एक चीज़ याद रखना, फ्री एसोसिएशन, दिव्य स्वप्न और स्वप्न विश्लेषण और प्रतिगमन, दमन, ठीक है, उदात्तीकरण, हालांकि बहुत सारी ऐसी 14 रक्षा युक्तियां हैं। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जो सिगमंड फ्रायड का आता है, नाम सिगमंड फ्रायड का आता है। सिगमंड फ्रायड यहाँ पे बताया है कि स्वप्न विश्लेषण जब कभी मिले, किसी और व्यक्ति के बारे में ना सोचकर आप सीधा सीधा सिगमंड फ्रायड के बारे में सोचें, बाकी लाइन में क्या लिखा उससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल स्वप्न लिखना है बस। स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रेजम सिद्धांत का जो विद्वान है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि बताए जरा पैराफ्रेक्स क्या होता है, पैराफ्रेक्सेस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सर ये भूल से रिलेटेड होता है। ओके, और भी लोग? नहीं पता सर। हाँ, इनका सही जवाब है, इन्होंने कहा फॉरगेट से संबंधित है। जैसे अगर मैंने अभी आपसे बताया ना कि जो व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, अगर हम अपने माइंड पर प्रेशर डालते हैं कि भाई वो अभी स्किप कर रहा है माइंड से हमारे, तो अर्धचेतन से वो दिक्कतें होती हैं। तो जब हम बार बार उसको सोचने लगते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती है ना। वैसे मैं भी कभी कहता हूँ कि अभी याद नहीं आ रहा है हमें, अभी कुछ टाइम बाद याद आ जाएगा, प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने उन भूलों और मनोविकृतियों को शब्दों से लिया, जहाँ इन्होंने नाम रखा था पैराफ्रेक्सेस। तो भूलों में बोलने की भूल हो सकती है, लिखने की भूल हो सकती है, पहचानने की भूल हो सकती है, छपाई की भूल हो सकती है, मतलब ये नहीं कि इतने ही पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें। डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, पैराफ्रेजम का अध्ययन सिगमंड फ्रायड ने ही सिद्ध किया है। दिन प्रतिदिन मानव व्यवहार के ऊपर जो भी चीजें आती है वो इसी के दिन जो है देखने को मिला है, सिगमंड फ्रायड की ही भूमिका देखने को मिली है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान 9 विश्लेषणात्मक उपागम, देखिए एक विश्लेषणात्मक उपागम है, एक 9 विश्लेषणात्मक उपागम है। क्वेश्चन नंबर 21 बताएं जरा। सर ये आपने करवाया है नव विश्लेषणात्मक? नहीं, 9 विश्लेषणात्मक तो मैंने करवाया तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, तो सर पता नहीं। यहाँ पे अगर अप्रोचेस की अगर हम बात कर रहे हैं इसका, तो ये ऐसे प्रश्नों को अगर हम बता दें आप लोगों को, कई ऐसे विद्वान, फ्रॉम एक विद्वान है, जो है सुलिवान एक विद्वान है। इन्होंने बेसिकली सांस्कृतिक एलिमेंट पर चर्चा करते थे। जो अब इसमें ये नहीं कि सिगमंड फ्रायड नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, फ्रायड अगर ऑप्शन मतलब फ्रायड भी सही है, मेयर भी सही हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन आए हुए हैं, हॉर्ने, फ्रॉम और सुलिवान, ये उपागम के प्रतिपादक माने जाते हैं। अच्छा, नाम है सिगमंड फ्रायड का भी, ये भी याद रखेंगे आप। सर इसका आंसर हॉर्ने है शायद। नहीं, यहाँ पे हम तीनों को मानेंगे, हॉर्ने भी है, फ्रॉम भी है, सुलिवान, ऑप्शन सभी रहेगा आपका। और अगर फ्राइड होता तो वो भी है। हाँ, यदि अगर फ्रायड होता, वेरी गुड, तो वो भी होता, मेयर होता वो भी होता, वाइट होता वो भी होता, है ना। तो ये प्रश्न एक मतलब ऐसे टाइप में है कि अगर कभी बाई द वे पूछा जाता है तो 9 विश्लेषणात्मक। अच्छा, ये किसी ने पूछा है कि पढ़ाया गया कि नहीं, सर नहीं पढ़ाया गया था, जरा मुझे बताएं ये है क्या 9 विश्लेषणात्मक उपागम, बताएं जरा। नहीं
ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो नौ फ्रायड वादी हैं उसी को कहा गया है नौ विश्लेषणात्मक उपागम। पहली चीज तो ये कंफर्म कर लीजिए, फ्रायड वादी जितने हैं। अब फ्रायड वादी का मतलब कौन होता है कि जो फ्रायड की थ्योरी को क्या कर रहा हो, उसी पर अध्ययन कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, अन्वेषण कर रहा हो, उसी से संबंधित होगा। और यहाँ पे इस जो नौ विश्लेषणात्मक उपागम था, ये बेसिकली सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दिया गया। इसमें जो है यौन की मूल प्रवृत्ति, सार्वजनिक होना, मात्र प्रेम ग्रंथि, फ्रायड के विचार को खंडन करना यानी आलोचना करना, समाज और संस्कृति के प्रभाव में अंतः पारस्परिक संबंधों का महत्व देना, ऐसी बात नौ विश्लेषणात्मक उपागम में देखने को मिली थी। अब फ्रायड की थ्योरी को कई विद्वानों ने आके आलोचना भी की है, तो वो कहाँ मिलेंगे? नौ विश्लेषणात्मक में मिलेंगे। सांस्कृतिक तत्वों को महत्व देने, अब सांस्कृतिक तत्वों के बारे में सिगमंड फ्रायड ने कभी बोला ही नहीं। अगर उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस की बात करता है तो वो कहाँ पर मिलेगा? नौ विश्लेषणात्मक उपागम में मिलेगा। बस समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? एक प्रकार से ये नहीं होता है कि एक अलग से कोई टीम बना दी जाए, तो वो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि नौ विश्लेषणात्मक उपागम एक नई अलग से टीम बना दी गई है। उसमें विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग हैं जिसमें सिगमंड फ्रायड के बारे में अपनी आलोचना या कुछ इंपॉर्टेंस चीज जो छूट गई है सिगमंड फ्रायड का, वहां पर वो बता रहे हैं। तो उसी में हार्ने, फ्रॉम और जो है सुलिवान का नाम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस किस विद्वान को नौ फ्रायडवादी के नाम से जाना जाता है? यही सभी सर, ये सभी हो जाएंगे, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 के बारे में कि हार्ने ने, वही कैरन हार्ने ने फ्रायड के किस विश्लेषण को महत्व दिया। देखिए अब यहाँ पे अगर एक एक बंदों के बारे में अगर हम बात करने लगे नौ विश्लेषणात्मक उपागम में या फ्रायडवादी उपागम में, तो उनके अलग अलग विचार हैं। अब देखिए हार्ने ने क्या बोला है उसमें, चलो मुझे बताए कोई व्यक्ति, क्या यहाँ पे सही होगा? क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में इसने पता है किस पे विश्लेषण किया था? सिगमंड फ्रायड के अचेतन और दमन। आप जरा मुझे बताइए, आप ऐसा मत कह दीजिएगा कि अचेतन और दमन जो है हार्ने का है, गलत हो जाएगा। यह सिगमंड फ्रायड का है, इसने आलोचना की है, उसके महत्व को बताया है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है ना, एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, उन दोनों चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो इसलिए मैं कहूंगा 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, आप किसको लगाओगे? सी को लगाइएगा। हाँ यही सही रहेगा आपका, यही सही रहेगा। अब देखिए उसी तरीके से हारने का तो पता चल गया, और भी बचे। फ्रॉम और सुलिवान ने नौ विश्लेषणात्मक उपागम के किस पक्ष पर अधिक बल दिया? सभी पे दिया है सर, आपने बताया। हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ अगर आप कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मानसिक, नहीं देखिए आप समझ नहीं पाए आपने, देखो यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया बेसिकली देखने को नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया पे उसकी आलोचना ही हुई थी। मैंने अभी आपसे बताया कि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दिया था। तो अधिक बल किस पे अगर बात करता है फ्रॉम और सुलिवान के बारे में, तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर बल दीजिएगा। आप यहाँ पे डी को मत चुनाव करिएगा, ऑप्शन नंबर आप ए को चुनाव करिएगा। शारीरिक की बात अगर होती तो मैं आपसे कहता मैस्लो के बारे में, ठीक है। मानसिकता के बारे में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, तो ये बेसिकली उतना जो है ये उस पर बल नहीं दिया है फ्रॉम और सुलिया। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करिएगा, यहाँ पे डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए आपका सही मानेगा, डी नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखो आप सोचो एक बार, शारीरिक मानसिकता के बारे में कहाँ जिक्र किया है उसने, है ना। ऑप्शन नंबर आपके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहला वाला करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सील गुड़ के उपागम, सील गुड़ के उपागम क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, बताइए। व्यक्तित्व के व्यवहार का, अच्छा व्यक्तित्व भी है, व्यक्ति के व्यवहार का भी है। अच्छा देखिए ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी में भी। जरा मुझे बताइए, सी और डी तो नहीं होगा, ये तो तय है। आप ए और बी का बताइए। बी ऑप्शन। नो, यहाँ पे सीलगुड़ उपागम का वर्णन जो किया गया है वो व्यक्ति के व्यवहारों से किया गया है। सीलगुड़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग जानते हैं सीलगुड़, बताएं जरा, अगर किसी बच्चे को पता है बताएं। सीलगुड़ उपागम व्यक्तित्व के व्यवहार, जी नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ।
कोई बात सर नहीं, ये शाबाश व्यक्तियों के जो सील गुण होते हैं जी। वो सर बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, जो गुण होते हैं। हाँ, अलग अलग, व्यवहार, जैसे विचार और हाँ, भावना। ये आपका सही जवाब है कि एक प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं और उसमें एक एक नहीं था हुनर हमें देखने को मिलता है, तो वो सील गुण होता है। अच्छा मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो ये सील गुण उपागम का वर्णन है ना, ये व्यक्तित्व का रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व का उपागम है, जो अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में अगर आप पढ़ेंगे प्रारूप उपागम, तो प्रारूप उपागम इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। प्रारूप उपागम के अंतर्गत जो है विशिष्टता व्यक्ति व्यवहार परक विशेषताओं को बताता है, तो मैं कहता कि भाई व्यक्तित्व का सही। हालांकि व्यक्तित्व का एक प्रारूप ऑलरेडी खुद है, तो व्यक्तित्व नहीं हो यहाँ पे, पर्सनालिटी तो नहीं है यहाँ पे, व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में बताई गई है। सॉरी, जो सील गुण उपागम है उसमें व्यक्तित्व की व्याख्या व्यक्ति के सील गुणों के आधार पर की जाती है। बस समझ रहे हैं सर, व्यक्तित्व की जो व्याख्या होगी वो व्यक्ति के सील गुणों के आधार पर की जाएगी, और सील गुण उपागम जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करता है, और लोगों में मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, अलग अलग है। तो अल्पोर्ट ने सील गुण को 3 वर्गों में बांटा था। अल्पोर्ट ने यही सील गुण था, कितने भागों में बांटा था? 3 वर्गों में। एक का नाम रखा था सील गुण, ऑलरेडी यहाँ पे रखा ही है सील गुण, उसका नाम ही है, क्वेश्चन भी दे दिया पहले का। दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो एक था केंद्रीय सील गुण, केंद्रीय, और एक था आपका गौड़ सील गुण, गौड़ सील गुण। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मदर टेरेसा का सेवा भाव और हिटलर का नारीवादी, तो आप जरा मुझे बताइए क्या ये व्यक्ति के व्यवहारों को रिप्रेजेंट नहीं किया हूं मैं? हाँ सर। तो यही है आपका सील गुण उपागम, यही है आपका सील गुण उपागम। सर यार अगर ऑप्शन में ये ना हो बहुत, एक एक करके पूछिए, पहले रूपम जी पूछिए। सर अगर ऑप्शन में अगर व्यक्ति का व्यवहार नहीं आया और सिर्फ अगर ये व्यक्तित्व आ जाए तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा ना? नहीं, ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा, क्वेश्चन अधूरा रहेगा। ये ऐसा क्वेश्चन, जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है मैडम वही प्रश्न बनता है। वहां पर आपसे पूछेगा व्यक्तित्व का, फिर प्रारूप पूछ लेगा, प्रारूप पूछ लेगा उसका। एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी भी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया कि ये अप्रोच है, उपागम है, तब वो आपसे पूछेगा व्यक्तित्व का उपागम, और व्यक्तित्व का उपागम जब आएगा तब आपको प्रारूप मिलेगा, प्रारूप का उपागम। और ये व्यक्तित्व का उपागम के अंतर्गत प्रारूप उपागम है, और प्रारूप के उपागम के अंतर्गत ये सील गुण का उपागम है, सील गुण का उपागम है। ठीक है, उसका पार्ट है ये। बात नहीं समझ में आई? ओके सर। हाँ, चलो ठीक है। सर ये 3 बताए ना आपने, केंद्रीय, गौड़ और तीसरा? एक आपका अल्पोर्ट का एक सील गुण, वही सील गुण के नाम से सील गुण ही जाना गया है, एक सील गुण ही है। अच्छा। प्रमुख सील गुण उसको बेसिकली जाना जाता है, एक सामान्यता या प्रमुख के रूप में जाना जाता है। और एक आपका केंद्र है, एक गौड़ है, एक मेन, एक गौड़, एक केंद्र, है ना? क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। मनोविश्लेषणात्मक उपागम भी होता है, नव फ्रायडवादी उपागम भी होता है, ये उपागम है व्यवहार। अच्छा, आपको लिखवा दूं व्यक्तित्व के प्रारूप या उपागम? लिख लीजिए पॉइंट में अगर लिखना है तो। हाँ, लिख लीजिए व्यक्तित्व के उपागम, व्यक्तित्व के उपागम। नंबर 1 पॉइंट आप लोग डालिए, प्रारूप उपागम, प्रारूप उपागम। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें ऐसा नहीं है कि प्रारूप उपागम दिया किसने, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप लोग प्रारूप का जो सिद्धांत होगा वो उधर मिलेगा आपको, जो है पॉइंट नंबर 2 में समाजशास्त्री जब उपागम आप पढ़ रहे थे वहाँ पर मिलेगा आपको दुर्खिम वगैरह का नाम, आदर्श प्रारूप में भी, और सेरोकिन का नाम वहाँ पर मिलेगा। प्रारूप उपागम कोई एक बंदे का नहीं है, ठीक है, ये व्यक्तित्व का उपागम है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें अल्पोर्ट का नाम। एक आता है आपका दूसरा मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ये तो मालूम है ना, मनोविश्लेषणात्मक उपागम फ्रायड का है ना, ये भी व्यक्तित्व का ही उपागम है। तीसरा आपका अगर हम बात कर ले, है ना, नव फ्रायडवादी, नव फ्रायडवादी। अब देखो नाम से ही पता होता है ना, नव, नव का मतलब क्या? नव का मतलब 9 नहीं, नव का मतलब होता है न्यू, न्यू वाले जितने फ्रायडवादी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें अभी नाम ने बताया, हम लोगों ने क्या नाम लिया था?
कुछ विद्वान का नाम लिया था ना, कैरेन हॉर्ने का नाम लिया था, फ्रॉम का नाम लिया था, सुलिवान का नाम लिया था। हाँ, और आप एडलर एडलर का भी नाम आता है, इरेक्शन का भी नाम आता है इसी में। आप देख लीजिए इरेक्शन का नाम भी देखिए आएगा कि नहीं आएगा। जब जाहिर सी बात है अपनी थ्योरी में उसने 4 अवस्था फ्राइड का इन्वॉल्व कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो भी बन गया एक प्रकार से उसका, है ना। तो ये नो फ्राइडवादी के रूप में जाना जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एक आता है व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, है ना, उपागम आता है। अब ये व्यवहारवादी उपागम अभी आप लोगों ने कल देखा भी था कि भाई उसमें इवान पैट्रिक पावलोव का नाम आता है, बीएफ स्किनर का नाम आता है ना, कोहलर का नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है देखने को हमें जो मिलता है उद्दीपक अनुक्रिया के आधार पे वो व्यवहारवादी उपागम होता है, ठीक है, व्यवहारवादी उपागम होता है। तो इसको याद रखिएगा, खासकर इसमें सबसे ज़्यादा नाम बेंडूरा फेमस है, बीएफ स्किनर फेमस है, इवान पैट्रिक पावलोव फेमस है। ये 2-3 विद्वान हैं जिन्होंने प्रयोग किए सर, मतलब उनका ही नाम ज्यादा है। हाँ हाँ, इन लोगों ने जो है इसमें आए, ठीक है, व्यवहारवादी उपागम। तो ये व्यक्तित्व को बताते हैं, व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा। पावलोव का क्या कहना था? पावलोव का यही कहना था उसके व्यक्तित्व का निर्माण करो। क्या, कैसे कि भाई कि उसकी आदत बना दो, है ना। अगर किसी की आदत मान लीजिए गलत भी है, उसको समाप्त कर दो, है ना। तो फ्राइड की थ्योरी लगाना, बाबा मत बन जाना कि ये दवा खाओ और छोड़ दोगे ड्रिंक करना, ऐसा कुछ नहीं। फ्राइड की थ्योरी को यूज करना, उसकी सॉरी पावलोव की थ्योरी को यूज करना आप लोग, है ना। सभी में एसआर बॉन्ड काम करता है ना सर? एसआर बॉन्ड ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है मैम, वो बेसिकली थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक कहता है कि कॉन्सेप्ट तो सभी में जाता है ना, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया ये तो सभी में हो रही है। हाँ, उद्दीपक अनुक्रिया का जो होगा वो कहीं ना कहीं हाँ सभी में होगा, लेकिन किसी किसी विद्वान ने उद्दीपक पर बल नहीं दिया ना। अभी स्किनर का ले लो, स्किनर थोड़ी ना उद्दीपक पर बल दिया है, स्किनर ने तो पुनर्बलन पर बल दिया है, ठीक है। हाँ, उसके लिए अब ये केवल थॉर्नडाइक का नाम अगर आता है उद्दीपक में, तो ये थोड़ा सा फेमस होता है थॉर्नडाइक वाला, क्योंकि फिशेस रखा था, ये उद्दीपक उसके बना था। तो अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। उद्दीपक भले स्किनर में चूहे के साथ उसने किया हो, फिशेस का टुकड़ा यूज भले किया हो, रोटी का टुकड़ा का प्रयोग किया हो, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। भले पावलोव ने, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर भोजन जो जा रहा था, तो भोजन उसके लिए उद्दीपक था, स्टिमुलस था। बेल जो था उद्दीपक था, परंतु वहां पे उसका मोटो ये नहीं था। सोशल वर्क में उसका मोटो ये है कि उसकी हैबिट बदल, उसको जो है परिमार्जन करना है, व्यवहार को क्या करना है, परिमार्जित करना है, उस पर उसका उद्देश्य था, है ना। उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ इस चीज को आपने सही कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो होगा वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जब होगा ही नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 4 हो गए, 5वें के नाम देखिए जरा, मानवतावादी उपागम। अच्छा, मानवतावादी उपागम में आप ध्यान रखिएगा, ये कार्ल रोजर्स का भी नाम आएगा और अब्राहम मैस्लो का भी नाम आएगा। दोनों का नाम आप लोग जो है इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है, कार्ल रोजर्स का भी और मैस्लो का भी नाम, ठीक है। तो ये हैं आपको व्यक्तित्व के उपागम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कार्ल रोजर्स और मैस्लो, हाँ मैस्लो, हाँ अब्राहम मैस्लो और रोजर्स, कार्ल रोजर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। प्रकार उपागम से निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? देखिए कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? सर सभी। ओके, अगर आपने कहा, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रकार उपागम जो है कौन से विद्वान से जुड़े गए हैं, और ये प्रश्न पता है अधूरे टाइप के दिए होते हैं। एक तो ये मॉर्गन मुर्रे लिखा हुआ है, ये लूथर किंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्कोपलर के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मतलब। अच्छा, अब ऐसा तो है कि नहीं डेविस एक ही है, डेविस कई नाम है मिलते हैं, किंग भी कई नाम मिलते हैं। प्रकार उपागम मतलब है किस कॉन्सेप्ट का है प्रकार? देखिए ये एक प्रकार से व्यक्तित्व के ही उपागम का पार्ट बनता है, ठीक है। व्यक्तित्व का एक उपागम नहीं प्रकार। हाँ, एक प्रकार का उसी का ही पार्ट बनता है ये, क्योंकि जब हम समाज उपागम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, या पर्सनालिटी या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति के अलग अलग प्रकारों के बारे में डिवाइड जब करते हैं तो वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि
यहाँ पे जितने नाम दिए गए हैं ये नाम आपके सत्य हैं, सारे के सारे आएंगे। मॉर्गन का नाम भी आएगा, क्विंग का नाम भी आएगा, और स्कोपलर का भी नाम आता है। एक और नाम आता है, विल्स का भी नाम आता है, विसज का भी नाम आता है, विसज का भी नाम मिलता है। एक विद्वान है ये, और ये व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, व्यक्तियों को एक ऐसे वर्ग के बारे में बात करते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो या उभयमुखी हो, मतलब हालांकि जो भी उसके टाइप बताए गए हैं व्यक्तित्व के, उनमें इन लोगों के जो है उनसे जुड़े हुए हैं, तो इनका अलग अलग विचार है, वहाँ पे अलग अलग ना इनके विचार हैं। तो मैं आपसे कहूँ इसको, अगर इस प्रश्न को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे समझे कि जो समाज का अप्रोच है, जो सोशल अप्रोच है, उस सोशल अप्रोच में व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की गई, और हर एक व्यक्ति यूनिक है, और हर एक व्यक्ति के गुणों के बारे में, हर एक व्यक्ति के जो है विचार के बारे में, या जो भी उनके अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी जिससे भी संबंधित हैं वो, उनके बारे में चर्चा अगर कर रहा है, तो ये 3 विद्वान हैं। अच्छा 3 ही नहीं, और भी विद्वान हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रकार उपागम है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो अपने समझने के लिए समाज उपागम का एक पार्ट है, ऐसे आप मेंशन करके आप यहाँ से लिख लीजिए इसको, ठीक है। और ये वही उपागम है जो सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित रखता है, वही उपागम है। बात करते हैं क्रेशमर के शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कल, देखो अब मैंने इसको पढ़ाया भी आप लोगों को, कल अभी बताया है। क्रेशमर के, हाँ 4 आएंगे, वेरी गुड सारे। अब ये 4 आप मुझे बताएंगे भी कि कौन कौन से हैं। स्थूलकाय, रसकाय, पुष्टकाय और विशालकाय प्रकार। शाबाश, वेरी गुड। यही चीज़ है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज़ को समझ के तो आप इजीली कर पाएंगे। और कल आप लोगों ने इस पर चर्चा किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसको अभी हम लोग 30 टाइम हो गया, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्यवहारवादी विचारक स्किनर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस पर ध्यान देने के लिए बल दिया था, बताइए जरा। वातावरण पर व्यवहारवादी विचारक स्किनर ने, ओके। और भी कोई लोग बताएं, अपने व्यवहारों को प्रकट करें। सही जवाब यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं वातावरण और मानव व्यवहार, तो मैं आपको सही कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। जो व्यवहारवादी विचारक हैं स्किनर, वो मानव व्यवहार को समझने के लिए वातावरण को तो समझेंगे, क्या मानव व्यवहार को नहीं समझेंगे, मानव व्यवहार को भी समझेंगे। हाँ, ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 29, सत्तावादी व्यक्तित्व का विद्वान का पुस्तक है किसकी? ये भी प्रश्न अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे अगर आपने जवाब दिया है सर ए आ जाएगा, एल्फ्रेड एडलर का, अच्छा फ्रेकल, ओके। ये फ्रेकल का नाम सुना है आप लोगों ने? फ्रेकल क्या है? ये सन 1950 की बात मैं कर रहा हूँ। इसने सत्तावादी व्यक्तित्व में इन्होंने एक एटीट्यूड और पर्सनालिटी के संबंध में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। सन 1950 की बात है ये, और 1950 में ही सत्तावादी व्यक्तित्व की ये किताब आई थी, और सही नाम आपने बताया है फ्रेंकल। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब पहला, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर नहीं होंगे। फ्रेंकल ने दो समुदायों पर अध्ययन करके सत्तावादी व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बताइए जरा कौन कौन सा है? ये लास्ट प्रश्न है आज के लिए। अयहूदी, नहीं पता सर। हबशी और यहूदियों पर किया था। हबशी और यहूदी कहीं है? हबशी पहला ऑप्शन है, ऑप्शन हबशी। हाँ, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विश्लेषणात्मक जब अध्ययन कर रहा था उस समय, तो उन्होंने यह अध्ययन मुख्य रूप से हबशी और यहूदियों के प्रति अमेरिकियों के पूर्वग्रह, जो पूर्वग्रह का मतलब होता है भेदभाव वाला जो बिहेवियर होता है, जो रूढ़िवादी वाला, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नाम और, जैसे आपने अरुंटा जनजाति के बारे में देखा, दुर्खिम के बारे में, एक द्वीप था, लियोपोल्ड द्वीप था जो मेलिनोवस्की का नाम देखा, और जनजाति वो भी थी। और जो एक फ्रेकल का नाम आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वर्णन किया गया वो समुदाय पे किया गया है,
हफ्सी और यहूदी। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा पहला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। कल हम लोग जो है इतने जो बचे हुए प्रश्न है ना, देखिए इन प्रश्नों से आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट भी याद हो रहे होंगे, है ना। तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। ऐसा तो है ही नहीं ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिलता है, बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते भी हैं एग्जाम में, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखिए। हम लोग जो है कल इसी पे चर्चा करेंगे और